हेलो गाइस, आपके अपने चैनल घर क्लासेस 16 में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में सीए फाउंडेशन में सेट थ्योरी टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे रिलेशंस पर, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इससे आने वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को और बड़े आसानी से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। देखिए, सेट रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेशंस में ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर इज नथिंग बट ऑर्डर पेयर को हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट करके और उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ए और बी के फॉर्म में। तो 2 एलिमेंट्स ए एंड बी रिटेन इन फिक्स्ड ऑर्डर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं इनको, फॉर्म एन ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाय ए बी। अब इसका ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने अगर 3 5 बोला है तो आप इसको 3 5 भी मान के चलेंगे, 5 3 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका ऑर्डर जो क्या है, ध्यान रखना है कि ऑर्डर में होना चाहिए नंबर्स। ठीक है, ये है ऑर्डर पेयर। अब है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब कहेंगे? जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट इक्वल हो। कैसे कि जैसे A1 और A2 एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा है A2 और B2, तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या हुई? यानी ये वाला पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट के बराबर, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर। तो ये आ गया A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हम वैल्यू निकाल रहे हैं A और B की। इसने कहा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो कैसे करेंगे? कंसेप्ट क्या कहता है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है उनको आप इक्वल कर दीजिए। तो ये हो गया 3a - 2 इज इक्वल टू 2a - 1। ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब देखो, ए के नंबर को एक साइड ले जाए और कांस्टेंट को एक तरफ, तो क्या हो गया? a बराबर 1 आ गया, a की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू के लिए क्या करने वाले हैं हम? b + 3 इज इक्वल टू 5। तो b इज इक्वल टू 5 - 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखो, पहली बात तो यह है कि जो सेट है ना, सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एम्प्टी सेट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एम्प्टी आएगा। इसलिए हमने लिखा A एंड B भी 2 नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कम से कम एक एलिमेंट सेट के अंदर होना जरूरी है। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A B सच दैट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 सेट की बात हो रही है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो पहले सेट से लिया जाएगा, यानी इसका मतलब A बिलोंग टू पहले सेट में, A सेट में, और B बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट में। इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट A एंड B। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? A क्रॉस B से डिनोट करते हैं इसको। अब देखिए, मैंने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB। अब यहाँ क्या कहा? AB क्या है? अब A क्या है कि A पहले सेट का एलिमेंट है। इट मींस A बिलोंगिंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंगिंग्स टू कैपिटल, ये दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी सेट में अगर कोई भी सेट एम्प्टी हुआ तो उसका रिजल्टेंट यानी उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा एम्प्टी होगा। तो देखिए, यहां पर देखिए, A बराबर 5 ले लें और B बराबर 5 ले लें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 सेट ही आएगा। इसका मतलब अगर कम से कम दोनों 5 होंगे तब भी 5 आएगा, और दोनों में से एक अगर 5 सेट हुआ तब भी इसका रिजल्ट 5 सेट ही आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नथिंग बट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। तो हमने कहा A एंड B आर 2 सेट्स, देन रिलेशन R फ्रॉम A से B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी हमने क्या बोला? रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट को ऐसे लिखते हैं, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब मैंने एक एग्जांपल कोट किया हल्का सा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिलोंग करता है तो कैसे लिखते हैं, और डज नॉट बिलोंग नहीं करेगा तो कैसे लिखेंगे। देखो, A बराबर मैंने लिया, एक सेट ले लिया 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया B ABC। तो रिलेशन एक्चुअली सबसेट है, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आना ही कंपल्सरी है, कम भी आ सकते हैं, सबसेट होता है। तो यहां पर देखो, रिलेशन इसने दिया है 1A 1C 2B, ये सारे एलिमेंट रिलेशन में दिए। बी, अब ये क्या है? ये सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। इनमें से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ही एलिमेंट ले दिया, कह दिया ये रिलेशन है, इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B हियर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1A 1C 2B 3A 3C ये सब रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ये रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको कैसे लिखते हैं? जब रिलेशन में कोई आता है तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे, देखो 1 रिलेटेड टू A, हमने लिखा 1 का रिलेशन A के साथ बन रहा है, 1 का C के साथ, 2 का B के साथ, 3 का A के साथ, 3 का C के साथ रिलेशन है।
लेकिन हमने कहा अगर वन बी की वैल्यू इसके बारे में पूछना चाहें तो क्या होगा, वन बी रिलेशन में नहीं आ रहा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आएगा लेकिन रिलेशन में नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग टू। तो हम कैसे लिखते हैं, वन इज नॉट रिलेटेड, हम पढ़ेंगे बोलेंगे कैसे, हम इसमें बोलते हैं फलाना नंबर रिलेटेड टू दिस नंबर, हम बोलेंगे वन इज नॉट रिलेटेड टू, इसका बी के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है जी। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, जैसे हमने सेट्स में टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात की थी, अब यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है, ए और बी जो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनल सेट, पहले सेट में माना m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इनका मल्टीपल होता है, तो हो जाएंगे ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ mn ऑर्डर्ड पेयर्स, इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे, 2 पे पावर n। जैसे कि मैंने सेट में बताया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितने होते हैं, 2 पे पावर n, वैसे यहाँ पर रिलेशंस हो जाएंगे 2 पे पावर n। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे एक सेट ये दे रखा है, दूसरा सेट ये दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे हैं, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में आपके पास 2 एलिमेंट हैं, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने आ जाएंगे, जब भी रिलेशन टोटल रिलेशंस की या टोटल सेट्स की बात आती है तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो 2 पे पावर 6 मींस 64 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। प्लीज मीटर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, हम कैसे निकालते हैं डोमेन रेंज। देखिए सबसे पहली बात तो रिलेशन ए आर बी ए रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, एक सेट से दूसरे सेट में आर रिलेशन है। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट, अब यहां पे क्या होगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, जो रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन, इट्स कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। व्हाई ऑल द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाएंगे, वो रेंज कहलाते हैं जी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ, देखते हैं कैसे करेंगे। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, डिफाइंड कैसे रिलेशन क्या डिफाइंड है, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स डिवाइड वाई, एक्स वाई को डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि पहले सेट का कौन सा एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट को डिवाइड करेगा जी। देखिए 2 डिवाइड करना है 2 को, मैंने कहा 2 रिलेटेड टू 2, एक ही पॉसिबिलिटी है, 3 को नहीं करेगा, 4 को करेगा, 2 रिलेटेड टू 4 ये हो जाएगा, 2 रिलेटेड टू 6 करेगा, 2 रिलेटेड टू 8 करेगा। ठीक, अब देखो 4 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, 4 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 को नहीं, 4 को करेगा, तो 4 रिलेटेड टू 4, और 6 को नहीं करेगा, 4 रिलेटेड टू 8, 4 जो क्या 8 को डिवाइड करेगा। अब 5 किसी को नहीं करेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखेंगे। तो अब होगा क्या कि जो रिलेशन बना वो क्या बना, 2 2 2 4 2 6 2 8 4 4 4 4 4 और 4 8, ये रिलेशन बना आपके पास। ठीक है, अब ये रिलेशन बना तो मैंने क्या कहा कि ये है अपने पास ऑर्डर्ड पेयर्स, तो इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट वो क्या देंगे, वो देंगे डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या है, डोमेन ऑफ आर, जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है और 4 है, तो ये डोमेन ऑफ आर ये हो गया। रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर क्या है जी, रेंज ऑफ आर है इसका सेकेंड एलिमेंट, देखो 2 है, 4 है, 6 भी है और 8 भी है, तो रेंज ऑफ आर कितना हो गई, ये रेंज आ जाएगी। हम इस तरह से कह सकते हैं, निकालेंगे रेंज और डोमेन। अब देखिए इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन इज नथिंग बट डोमेन को रेंज बना दिया जाए और रेंज को डोमेन बना दिया जाए, तो क्या निकल आता है, इनवर्स। क्या है, ए और बी जो सेट है और आर को रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोट, पहली बात तो इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इनवर्स, ऐसे इज ए रिलेशन फ्रॉम, देखिए जो रिलेशन है वो ए से बी में है, तो इसका मतलब जो आर इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है वो किसमें आ गया, बी से में आ गया, बी से में डिफाइंड होगा। तो यहां पे देखिए आर इनवर्स इज इक्वल टू बी ए, बी ए सेट है कब, जब ए और बी
ए भी कहां बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। तो इसका मतलब क्या बना कि देखिए यहां से देखिए ये क्या है, इसमें डोमेन था और एक आती है रेंज थी। तो क्या यहां पे देखिए डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाती है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, डोमेन ऑफ आर। अब देखो आर का डोमेन क्या है, यहाँ पे ये है, और आर इनवर्स की रेंज क्या है, ये है। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, ये बन गया। ऐसे रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, इस तरह से देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इनवर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एक रिलेशन डिफाइंड है, एक्स वाई यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 वाला है, और यहाँ पर x प्लस 2y है। यहाँ पे देखने वाला पॉइंट ये है कि 2y जब x आप ऑड डालेंगे और x आप ऑड डालेंगे तो क्या होगा, ये इवन नंबर आएगा। तो ऑड को इवन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इसलिए हमेशा जो x वाले नंबर है मुझे इस केस में इवन ही लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने सपोज x बराबर 2 लिया, अगर मैं x 2 लूंगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। करस्पॉन्डिंग अगर मैंने x की वैल्यू 4 ले ली होती तो y कितना आ जाता, तो देखो 4 वहां से आ जाता, 2 आ जाता, और मैंने x अगर 6 ले लिया होता तो y की वैल्यू 1 आ जाती। हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब देखो रिलेशन क्या बन गया अपने पास, रिलेशन आ गया 2 3 4 2 6 1, ये रिलेशन आ गया। ठीक है जी, अब ये इसका इनवर्स रिलेशन पूछ रहे हैं। तो इनवर्स रिलेशन में क्या है कि डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इनवर्स आर इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया 3 2 2 4 और 1 6। इस तरह से हम इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें एक है यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा है आइडेंटिटी रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है ये हम समझेंगे। एक कोई रिलेशन है सेट ए में, तो हम ए क्रॉस ए उसका उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट होता है इटसेल्फ का, ध्यान रखना है। ए रिलेशन आर सेट is called universal relation if each element of A is related to every element of A. A का हर एलिमेंट अपने A के एलिमेंट से रिलेट होता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल कोड किया हुआ है, कंसीडर द रिलेशन R ऑन द सेट A सेट को ले रखा है, डिफाइंड किया है इसमें। यहाँ पे ये है मॉडुलस A माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो इन वैल्यूज का डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो अब देखो पॉइंट, हमेशा कुछ भी ले लेने, हमने क्या कहा, A माइनस बी की बारी आ रही है, तो मैंने अगर A को 1 ले लिया, B को 2 ले लिया, तो क्या हो गया, 2 हो गया, ये आ गया। लेकिन चूंकि मॉडुलस लगा तो मॉडुलस में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये 1 ही आएगी प्लस के, क्योंकि माइनस के 1 है, मॉडुलस की 1। अब यहां से क्या हो गया, कोई भी आप वैल्यू एट रैंडम ले लें, जैसे मैंने ली 2 माइनस 5 ऐसे ले लिया, तो ये क्या आएगा, ये 3 आएगा। 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, आप ये कहेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम वैल्यू इस रिलेशन से फॉलो करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर निकल के आएंगे वो इसी सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यूनिवर्सल सेट की कंडीशन ये है कि ऑपरेट करने के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो भी रिलेशन आएगा इसी सेट का आएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, यहां पर जो डोमेन और रेंज के जो नंबर आएंगे वो सेम आएंगे, सेम आते हैं। लेट ए बी द सेट, देन द रिलेशन, आइए ए कह दिया, बी की जगह ए ले लिया, यहाँ पर तो डोमेन रेंज बराबर हो जाते हैं, ए बिलोंगिंग्स टू ए। तो मैंने सेट ए ले लिया, तो इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन है वही होगा। ठीक है, 1 1 भी आ गया, 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया। लेकिन अगर मैंने ये सेट दे दिया, ये रिलेशन ले लिया सेट ये मानते हुए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर 3 3 नहीं आया, 3 3 डज नॉट बिलोंगिंग टू R1। अगर ये R1 में आने रहा
3 तो इसका मतलब क्या है कि R1 इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में जो नंबर है वो सारे आना चाहिए एक बार पेयर्स में, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्स रिलेशन। ये रिफ्लेक्स रिलेशन होता क्या है? रिफ्लेक्स रिलेशन नथिंग बट रिफ्लेक्स रिलेशन हम कहते हैं अपने आप का अपने आप से रिलेशन, यानी उस सेट के एलिमेंट का उस सेट के एलिमेंट जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स रिलेशन। जैसे ये कह रहा है a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। अपने आप का अपने आप से रिलेशन, इसका मतलब है R is reflexive कब? जब A belongs to R for all A belongs to A, ठीक है जी। ये मतलब जो सेम पेयर के नंबर हैं वो उसी सेट के रिलेशन के अंदर हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कोट किया हुआ है, यहां से आप समझ सकते हैं कि जैसे ए सेट है अपने पास 1 2 3 और ये रिलेशन मैंने दिया हुआ है। यहां पर क्या होगा कि ए सेट में हमारे पास 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए कंपलसरी है कि इसका 1 1, इसका 2 2 और इसका 3 3 होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी ये है। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट हो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन मैंने दूसरा रिलेशन दिया है, इसमें 1 1 है, 3 3 है, 2 1 है, ये सारे हैं, लेकिन इसमें एक जरूरी एलिमेंट जो कि मेरा सेट ए में है, इसका पेयर नहीं है 2 2। अगर ये पेयर एक भी पेयर मिस होगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, इसलिए ये नॉट ए रिफ्लेक्शन। बिकॉज 2 बिलोंग तो कर रहा है ए में, लेकिन 2 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू R1, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? और रिलेशन R1 सेट ए सेट टू सिमेट्रिक। कब कहेंगे सिमेट्रिक? जब ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो उसका उल्टा फिर रिलेशन में बिलोंग करे, उस सिचुएशन में उस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब मैंने एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया हुआ है, इसको नोट करेंगे आप। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन कैसे सेट के लिए नॉन, यानी नॉन वर्ड नॉन एम्प्टी, ठीक है। सेट आर सिमेट्रिक, हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस रहा। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल सेम पेयर के एलिमेंट ही आएंगे सेट के, है ना। लेकिन रिफ्लेक्स रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन वाले एलिमेंट तो आएंगे ही, लेकिन और एडिशनल एलिमेंट्स, यानी और एडिशनल ऑर्डर पेयर्स, एलिमेंट ना करके हम कहेंगे ऑर्डर पेयर्स भी आ सकते हैं, एडिशनल ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैंने आपको एक एग्जांपल कोट किया हुआ है कि सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए मैंने क्या बताया। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ये बताया कि सपोज मेरे पास रिलेशन में अगर ए बी है तो उसका अपोजिट पेयर बी ए बी होना जरूरी है। अगर नहीं है तो इसका वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। जैसे कि ए सेट दे रखा है, ये इसका रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर मेरे को पेयर सेम पेयर से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन नहीं देख रहा। होंगे तो ठीक है, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 1 3 है तो इसका उल्टा क्या होता है 3 1। 3 1 है कि नहीं? बिल्कुल है जी। अगर 1 4 है तो 4 1 भी होना जरूरी है। 2 2 है, 2 2 का उल्टा सीधा करेंगे सेम आएगा, इसीलिए ये कैसा है, यानी R1 इज रिफ्लेक्सिव, R1 इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। बट अब अगला देखो, इसमें 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है 1 3 तो है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है, यानी 3 1 डज नॉट बिलोंगिंग टू R2। तो हम कहेंगे हेंस R2 is not symmetric. R2 is not symmetric relation. ध्यान रखना है पॉइंट को, सिमेट्रिक रिलेशन R2 नहीं है जी। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन इज नथिंग बट क्या होता है कि ए का बी से रिलेशन और बी का सी से रिलेशन हो तो ए का सी से रिलेशन हो जाए, ऐसी स्थिति में रिलेशन क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। क्या है ये? A, B, and Z, a relation R on A is said to be transitive if A, B related R से है and B से related R से है। देखो ये इनके कंजुगेट होना चाहिए, A, B और फिर B, C। तो इसका मतलब A, C, A का C से रिलेशन, अगर ऐसा रिलेशन बन जाएगा ऐसा करने पर, तो क्या है ये ट्रांजिटिव रिलेशन।
फॉर ABC बिलोंगिंग टू A। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं A रिलेटेड टू एंड B रिलेटेड। अगर ये इन दोनों से रिलेटेड इस तरह से हैं तो ये AC से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैंने एक एग्जांपल दिया पैरेलल लाइंस का। देखो अब मैंने 3 लाइन ली, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो मैं कह सकता हूं ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल, लाइन इसके पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन ऑफ किसी प्लेन में पैरेलल लाइंस का जो है रिलेशन कैसा रिलेशन बनाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा। ठीक है जी, मैंने लिखा L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 पैरेलल होगी L3 के। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बड़ा कुछ भी नहीं है। इस रिलेशन में क्या है कि ये तीनों रिलेशन अगर है किसी में, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, अगर तीनों हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन आर ऑन ए सेट ए सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं पैरेलल लाइंस वाला ही दे देता हूं। देखो कोई लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, कोई लाइन पर अपने आप के पैरेलल हो सकती है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और हमने कहा ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरी लाइन ले ली, मैंने कहा ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो पैरेलल लाइंस का जो सेट्स है इन द प्लेन, वो कैसा रिलेशन बनाता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है सारा, और इसमें से करीब एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में करीब 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, और जिन गाइज ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।